बहुत दिन हुए किसी राज्य में कोई प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और राजभक्त था। राजा और मंत्री दोनों के एक एक पुत्र था। राजा और मंत्री की तरह राजकुमार और मंत्री कुमार भी एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते और सच्चे मित्रों की तरह खेलते कूदते थे। एक दिन राजकुमार और मंत्री कुमार जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते दोनों बहुत दूर निकल गए। शाम हो जाने के कारण उन्होंने जंगल में ही किसी वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। वो विश्राम करने के लिए ठीक स्थान ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें दूर तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश देखकर दोनों कुमार उस ओर बढ़े। एक भयंकर सांप प्रकाश की सीमा में घूमता हुआ दिखाई दिया। तेज प्रकाश उसी सांप की मड़ी से निकल रहा था। मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, बड़ा विषधर सांप है। इसकी मड़ी यदि किसी वस्तु से ढक दी जाए तो यह सरलता से मारा जा सकता है। थोड़ा सोच विचार कर दोनों कुमार ने तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी लाकर मड़ी के ऊपर डाल दी। मिट्टी के नीचे मड़ी दब जाने से बिल्कुल अंधेरा हो गया। सांप व्याकुल होकर इधर उधर फन मारने लगा। तभी मौका देखकर दोनों कुमारों ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मणि उठा ली। फिर निश्चिंत होकर रात भर विश्राम किया। सुबह उठकर दोनों कुमार जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो थोड़ी दूर पर उन्हें कोई सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर बड़ी ही सुंदर फुलवारी बनी हुई थी, परंतु सरोवर के तट पर कोई लड़की दुखी होकर रो रही थी। यह देखकर दोनों कुमार लड़की के पास गए और पूछने लगे, तुम्हें क्या दुख है जो फूट फूट कर रो रही हो? लड़की ने कहा, मैं राजा की लड़की हूँ। यह बगीचा और सरोवर मेरे पिता ने बनवाया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे पिता ने एक महल भी बनवाया था। मैं अपने माता पिता के साथ उसी महल में रहती थी, परंतु एक विषधर सांप ने एक एक कर कई दिनों तक ठीक नहीं हुआ तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार का पागलपन दूर कर देगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे और उसी के साथ राजकुमारी का विवाह भी कर देंगे। राजा की घोषणा सुनकर महल के पास रहने वाली बुढ़िया ने सोचा कि हो सकता है राजकुमार को किसी ने जादू टोना कर दिया हो। यह सोचकर बुढ़िया राजा के पास गई और बोली, मैं राजकुमार का पागलपन दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे राजकुमार के साथ शिकार खेलने जाने वाले सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। राजा ने तुरंत राजकुमार के साथ शिकार के लिए जाने वाले सिपाहियों को बुढ़िया के साथ जाने का आदेश दिया। बुढ़िया ने सिपाहियों से कहा, जिस दिन राजकुमार पागल हुआ था उस दिन कहाँ कहाँ शिकार खेलने गए थे, मुझे चलकर दिखाओ। कई स्थानों पर घूमते फिरते सिपाही बुढ़िया को लेकर जब सरोवर के निकट पहुंचे तो उस समय भी राजकुमारी स्नान करने आई हुई थी। चतुर बुढ़िया ने परम सुंदरी राजकुमारी को देखते ही तुरंत समझ लिया कि अवश्य ही इस राजकुमारी के रूप से राजकुमार पागल हुआ है। बुढ़िया ने सिपाहियों से सरोवर के पास झोपड़ी बनाने के लिए कहा। जब झोपड़ी बन गई तो बुढ़िया उसी में रहने लगी। कई दिन तक बुढ़िया प्रतिदिन राजकुमारी का आना और सरोवर में स्नान करके चली जाना देखती रही। एक दिन जब राजकुमारी स्नान करने लगी तो बुढ़िया ने कहा, बेटी इधर आओ, मैं कई दिनों से इस झोपड़ी में रहती हूँ। तुम नित्य आती हो, स्नान करके चली जाती हो। कभी कभी मुझ बुढ़िया के पास भी आकर बैठ जाया करो। इससे मेरा और तुम्हारा
दोनों का ही समय बातचीत में कट जाया करेगा। बातों बातों में बुढ़िया ने कुछ देर तक राजकुमारी को बैठाए रखा। कुछ देर के बाद जब राजकुमारी जाने लगी तो बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा कर दिया। सिपाहियों ने जबरदस्ती राजकुमारी को उठाकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजकुमारी फूट फूट कर रोती और बुढ़िया को कोसती। राजकुमारी की यह दशा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, इस बेचारी को तुम क्यों पकड़ लाई? बुढ़िया ने कहा, महाराज, यही वह रूपवती लड़की है जिसके रूप में राजकुमार पागल हुआ है। राजा को जब बुढ़िया की बातों पर विश्वास हो गया तो राजकुमारी से बोला, बेटी, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि सच में तुम्हारे कारण मेरा बेटा पागल हुआ है तो तुम मेरी सहायता करो। मेरा एक ही बेटा है। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ तुम अपना विवाह कर लो। राजकुमारी बुढ़िया की दुष्टता से क्रोध के मारे जल रही थी। कहा, इस पर विचार करने के लिए मैं 12 वर्ष तपस्या करूंगी। इसके बाद मैं अपना विचार बताऊंगी। राजा ने सहर्ष उसे 12 वर्ष तपस्या करने का समय दे दिया। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा और उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमारी यही महल में ही 12 वर्ष तपस्या करेगी तो उसका पागलपन दूर हो गया। उधर राजकुमार और मंत्री कुमार जब शिकार खेलकर लौटे तो पता चला कि राजकुमारी सुबह से गायब है। राजकुमार को इससे बड़ा दुख हुआ। थोड़ा सोच विचार के बाद मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, आप दुखी न हो, मैं हर संभव प्रयत्न करके राजकुमारी को खोज निकालूंगा। उसी दिन से मंत्री कुमार नित्य ही दूर दूर तक जाकर राजकुमारी की खोज करने लगा। इसी तरह बहुत दिन बीत गए, परंतु राजकुमारी का कुछ भी पता न चला। अंत में एक दिन ढूंढते ढूंढते मंत्री कुमार उसी राज्य में पहुंचा जिसमें कि राजकुमारी को बंदी बनाकर लाया गया था। मंत्री कुमार जिस नगर में भी जाता था वहां के राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारियों के बारे में जरूर पूछताछ करता था। उस राज्य में भी पहुंचकर मंत्री कुमार ने किसी नगरवासी से पूछा, क्यों भाई, इस नगर का राजा कैसा है? नगरवासी ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है, पर इन दिनों बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ है। मंत्री कुमार ने पूछा, कैसी परेशानी भाई? नगरवासी ने बताया, राजकुमार एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया था तो वहां किसी सुंदरी के रूप को देखकर मूर्छित हो गया और तभी से पागल हो गया था। राजा ने राजकुमार के पागलपन को दूर करने के लिए आधा राजपाट और राजकुमारी से शादी कर देने की घोषणा की। एक बुढ़िया ने उस सुंदरी को बंदी बनाकर राजा के पास ला दिया। अब राजा उस बुढ़िया को आधा राजपाट देकर उसके लड़के के साथ राजकुमारी की शादी करेगा। मंत्री कुमार ने पूछा, तो उस सुंदरी से राजकुमार की शादी हो गई? नगरवासी ने कहा, नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई। वह सुंदरी 12 वर्ष से तपस्या कर रही है। अब 2-4 दिन में वह अपना विचार राजा को बताएगी। परंतु सुंदरी के आने से राजकुमार का पागलपन दूर हो गया है। मंत्री कुमार ने पूछा, बुढ़िया और उसका लड़का कहाँ है? नगरवासी ने बताया, राजमहल के पास ही बुढ़िया की झोपड़ी है। उसका लड़का पागल है। 3-4 साल बाद कहीं से मांगता खाता इधर भी आ जाता है। क्योंकि राजा वचन दे चुका है, इसलिए राजकुमारी की शादी उस पागल से अवश्य कर देगा। मंत्री कुमार ने उस नगरवासी से सारा हाल चाल और बुढ़िया के पागल लड़के की सूरत शकल का पता लगा लिया। पूरी बात जान लेने के बाद मंत्री कुमार लौटकर राजकुमार के पास आया। उसे सब बातें बताई। राजकुमार को थोड़ा संतोष देकर मंत्री कुमार फिर वहां से निकला। रास्ते में ही उसने बुढ़िया के पागल लड़के का वेश बना लिया और
पागलों की तरह बकता बड़बड़ाता बुढ़िया की झोपड़ी में गया। बुढ़िया ने उसे अपना लड़का समझकर बहुत प्यार किया। फिर खाना देते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तू चला आया। तेरे साथ अब राजकुमारी की शादी हो जाएगी। मेरे तेरे लिए भी अब महल बन जाएगा। तू भी अब राजा का आधा राज्य लेकर राजा बन जाएगा। परंतु मंत्री कुमार कुछ भी नहीं बोलता था, और यदि बोलता था तो बिल्कुल उसके पागल लड़के जैसा। खा पी कर उस रात वह बुढ़िया की झोपड़ी में सो गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही सारे राज्य में शोर हो गया कि बुढ़िया का लड़का आ गया। बुढ़िया भी खुशी खुशी लड़के को राजमहल दिखाने ले गई। राजा ने बुढ़िया के लड़के को दामाद मान सारे राजमहल में घूमने फिरने और अपनी लड़की देखने की आज्ञा दे दी। मंत्री कुमार बुढ़िया के लड़के के रूप में पागल बनकर सारे महल में घूमने फिरने लगा। राजा की लड़की से पागलों की तरह बोलता हुआ वहां भी गया जहां राजकुमारी तपस्या कर रही थी। राजकुमारी के पास पहुंचकर मंत्री कुमार ने बहुत धीरे से कहा, मैं बुढ़िया के लड़के का रूप बनाकर तुम्हारे पास तक पहुंचा हूँ। अब तुम चिंता मत करो। मैं रात को इसी पागल वेश में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम तैयार रहना। मौका देखकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलूंगा। राजकुमारी ने मंत्री कुमार को पहचान लिया। वह बहुत प्रसन्न हुई, बोली, मैं तैयार रहूंगी। मेरी 12 वर्ष की तपस्या आज सफल हुई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। राजकुमारी से बातचीत करके मंत्री कुमार पागलों की तरह इधर उधर देखता वापस बुढ़िया की झोपड़ी में चला गया। सभी सिपाही और कर्मचारी उसके साथ राजा के दामाद जैसा व्यवहार करने लगे। रात को जब सभी कर्मचारी सो गए तो मंत्री कुमार बुढ़िया के पुत्र के रूप में पागलों जैसा बड़बड़ाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। सिपाही और कर्मचारी उसे राजा का दामाद मानकर कुछ नहीं बोलते थे। उसके लिए हर समय आने जाने की पूरी छूट थी। मंत्री कुमार घूमता फिरता महल के भीतर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी तैयार बैठी थी। मंत्री कुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर बाहर निकला। कुछ सिपाहियों ने राजकुमारी को मंत्री कुमार के साथ देखा। उन्होंने समझा कि राजा की लड़की अपने होने वाले पति के साथ कहीं घूमने जा रही है। किसी ने उन्हें रोका नहीं। मंत्री कुमार और राजकुमारी सवेरा होते होते उस राज्य से बाहर हो गए। रात में सुंदरी राजकुमारी को निकल भागने की बात सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ। सारे राज्य में शोक छा गया। मंत्री कुमार जब राजकुमारी को लेकर राजकुमार के पास पहुंचा तो उसके जीवन में जैसे हरियाली सी छा गई। मंत्री कुमार ने राजकुमारी को राजकुमार के साथ विवाह कर लेने की सलाह दी। राजकुमार और राजकुमारी पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए मंत्री कुमार की बात दोनों ने मान ली। राजकुमार राजकुमारी का विवाह हो जाने के बाद मंत्री कुमार ने कहा, हमें घर से निकले 12 वर्ष से अधिक हो गए। हमारे माता पिता दुखी होंगे। अब हमें अपने राज्य में लौट जाना चाहिए। उसी दिन राजकुमार राजकुमारी और मंत्री कुमार अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते राजकुमारी और राजकुमार थक गए। मंत्री कुमार ने उनकी आराम की व्यवस्था एक वृक्ष के नीचे कर दी। जब राजकुमार और राजकुमारी वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो वृक्ष पर दो पंछी भी कहीं से आकर बैठ गए। वो आपस में कुछ बातें करने लगे। मंत्री कुमार बुद्धिमान तो था ही, वह पक्षियों की भाषा भी समझता था। वृक्ष पर बैठे दोनों पक्षी जब आपस में बातचीत करने लगे तो मंत्री कुमार ने सुना। एक पक्षी कह रहा था, मंत्री कुमार और राजकुमार एक दूसरे को प्यार तो खूब करते हैं, परंतु कल इन दोनों का साथ छूट जाएगा। दूसरे पक्षी ने कहा, कैसे? पहले पक्षी ने बताया,
यहाँ से चलकर राजकुमार जब अपने राज्य में पहुंचेगा तो राजा इनकी सवारी के लिए हाथी भेजेगा। उस हाथी पर चढ़कर राजकुमार जब महल की ओर जाने लगेगा तो हाथी इसे पटक कर मार डालेगा। दूसरे पक्षी ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है। क्या किसी तरह से राजकुमार के प्राण नहीं बच सकते? पहले पक्षी ने बताया, यदि राजकुमार को हाथी के स्थान पर घोड़े की सवारी दी जाए तो यहाँ तो उनके प्राण बच जाएंगे, किंतु राजकुमार जब महल के फाटक पर पहुंचेगा तो फाटक टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ेगा और राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे पक्षी ने कहा, यह भी दुख की बात है। क्या राजकुमार के प्राण वहां भी किसी तरह नहीं बच सकते? पहले पक्षी ने कहा, यदि महल के फाटक को पहले ही गिरा दिया जाए तो वहां भी राजकुमार के प्राणों का खतरा टल जाएगा, परंतु फिर आधी रात को विषधर सांप डसने से राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे पक्षी ने पूछा, क्या यहाँ भी राजकुमार की रक्षा किसी तरह हो सकती है? पहले पक्षी ने कहा, यदि सर्प को कोई मार दे तो राजकुमार के प्राण बच जाएंगे, किंतु यदि राजकुमार की रक्षा करने वाला किसी से इन बातों को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। दूसरे पक्षी ने पूछा, क्या वह पत्थर से कभी मनुष्य भी बन सकेगा? पहले पक्षी ने कहा, यदि उस पत्थर के सामने राजकुमार के 2 पुत्र बलिदान कर दिए जाएंगे तो वह पत्थर जीवित होकर मनुष्य हो जाएगा। दूसरे पक्षी ने कहा, अंत में फिर भी राजकुमार के 2 पुत्र को बलिदान होना ही पड़ेगा। क्या राजकुमार के दोनों पुत्रों को जीवित होने का कोई उपाय है? पहले पक्षी ने कहा, वही मनुष्य जो पत्थर शरीर से जीवित होकर मनुष्य शरीर धारण करेगा, यदि उन पर अपना हाथ फेर देगा तो वो जीवित हो जाएंगे। सुबह हो गई, दोनों पक्षी उड़ गए। मंत्री कुमार उनकी सारी बातें सुनता समझता रहा। उसने राजकुमार और राजकुमारी को जगाया और राज्य की ओर चले। दूसरे दिन राजकुमार अपनी सीमा में पहुंचा तो चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने सीमा पर ही उनके लिए सवारियां, हाथी, घोड़ा, पालकी भेज दी। किंतु राजकुमार जब हाथी पर सवार होने लगा तो मंत्री कुमार ने, जिसे पक्षी की बातें याद आई, राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरी इच्छा है कि आज मैं हाथी पर चढ़कर महल तक पहुंचूं और तुम घोड़े पर चढ़कर चलो। राजकुमार ने कहा, इसमें कौन सी बात है, लो मैं घोड़े पर बैठता हूँ, तुम हाथी पर बैठ जाओ। मंत्री कुमार हाथी पर, राजकुमारी पालकी में और राजकुमार घोड़े पर चढ़कर महल तक पहुंचे। महल के फाटक के पास पहुंचकर मंत्री कुमार ने पक्षी की बात याद करके राजकुमार से कहा, राजकुमार, यदि तुम मेरी बात मानो तो यह फाटक गिरवाकर फिर महल के भीतर घुसो। राजकुमार मंत्री कुमार की कोई भी बात नहीं टालता था। उसने पिता से कहकर महल का फाटक गिरवा दिया। इसके बाद राजकुमारी सहित राजकुमार और मंत्री कुमार महल में गए। उस दिन सारे राज्य में बाजे बजाकर खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु मंत्री कुमार का चित्त पक्षी की बातों को सोचता रहा। रात को 12 बजे जब सारा नगर सो गया तो मंत्री कुमार तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में गया। राजकुमार के कमरे के बाहर पहरा देने वाले सिपाहियों ने मंत्री कुमार को देखा, परंतु मंत्री कुमार से राजकुमार की प्रगाढ़ मित्रता थी, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। राजकुमार के कमरे में पहुंचकर मंत्री कुमार ने देखा कि राजकुमार गहरी नींद में सोया पड़ा है और एक काला सांप उसे डसने के लिए पलंग पर चढ़ रहा है। मंत्री कुमार ने खट से तलवार निकालकर सांप का सिर काट दिया। तलवार की आवाज सुनकर राजकुमार जाग पड़ा और बाहर पहरा देने वाले सिपाही भी दौड़े। सभी ने मंत्री कुमार के हाथ में नंगी तलवार देखकर बड़ा आश्चर्य किया। सारे महल में तहलका मच गया। सिपाहियों ने मंत्री कुमार को राजा के सामने पेश किया। क्रोध आकर राजा ने
बिना कुछ सोचे समझे मंत्री कुमार को फांसी का हुक्म दे दिया। मंत्री कुमार रात भर कारागार में बंद रहा। दूसरे दिन सारी प्रजा के सामने उसे फांसी दी जाने वाली थी। राजकुमार और राजकुमारी मंत्री कुमार के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी को तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु बात कुछ हुई ही ऐसी उल्टी थी कि किसी को कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन जब फांसी का समय हुआ तो भरे दरबार के सामने राजा ने कहा, हमारे यहाँ यह नियम है कि फांसी देते समय अपराधी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश की जाती है। बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मंत्री कुमार ने कहा, महाराज, आप न्यायी और कृपालु हैं। यदि आपका यही नियम है तो राजकुमार और राजकुमारी को भी दरबार में बुलाया जाए। उनके सामने कुछ गुप्त भेद की बातें बताना चाहता हूँ। राजकुमार और राजकुमारी जब दरबार में आए तो मंत्री कुमार ने कहा, यद्यपि सारी बातें कह चुकने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मेरा शरीर पत्थर हो जाएगा, फिर भी मुझे इनकी तनिक भी चिंता नहीं है, परंतु मैं मित्रद्रोही कहलाकर इस लोक से जाना नहीं चाहता। मंत्री कुमार ने कहना शुरू किया, महाराज, जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ मैं जंगल से लौट रहा था तो एक वृक्ष पर दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। मैं पक्षियों की भाषा समझता हूँ। एक पक्षी कह रहा था कि महल जाते समय राजकुमार को हाथी पटक कर मार डालेगा। यदि उसे घोड़े पर बैठाया जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं। इसी कारण मैंने राजकुमार को घोड़े पर बैठाया था और स्वयं हाथी पर बैठा था। इतना कहने के बाद मंत्री कुमार पैरों तक पत्थर हो गया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री कुमार ने आगे बताया, पक्षी ने यह भी कहा था कि राजकुमार यदि हाथी से बच जाएगा तो महल का फाटक गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसके नीचे पहुंचने से पूर्व ही फाटक को गिरा दिया जाए तो राजकुमार बच सकता है, इसलिए मैंने राजकुमार से कहकर फाटक गिरवा दिया। इतना बताने के बाद मंत्री कुमार का शरीर गले तक पत्थर का हो गया। दरबार में बैठे सभी दरबारी दुखी होकर आहा करने लगे। मंत्री कुमार ने आगे कहा, तीसरी बात पक्षी ने यह कही थी कि रात को 12 बजे जब राजकुमार सो रहा होगा तो एक विषधर सांप उसे डस लेगा। यदि कोई सर्प को मार देगा तो राजकुमार के प्राण बच सकते हैं। उसी सर्प को मारने के लिए मैं राजकुमार के कमरे में तलवार लेकर गया था। आप सब जाकर देखिए, राजकुमार के पलंग के नीचे मरा हुआ सांप पड़ा होगा। पक्षी ने कहा था, यदि ये सब बातें राजकुमार की रक्षा करने वाला किसी को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था। इतना कहने के तुरंत बाद ही मंत्री कुमार का शेष शरीर भी पत्थर का हो गया। राजा, मंत्री और प्रजाजन का सारा कौतूहल देख सुनकर बड़े दुख में पड़ गए। सबके मुंह से यही निकलता, बेचारा मंत्री कुमार को प्राण भलाई भलाई में चले गए। राजकुमार और राजकुमारी ने शोक के मारे कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं। मंत्री कुमार के पत्थर शरीर को राजकुमार ने अपने महल में मंदिर बनवाकर उसमें रख दिया। राजकुमार और राजकुमारी नित्य उस पत्थर शरीर की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। राजकुमार के दो पुत्र उत्पन्न हुए, पर वे मंत्री कुमार के पत्थर शरीर की पूजा निरंतर करते रहे। एक दिन राजकुमार जब पत्थर शरीर की पूजा कर रहा था तो मंत्री कुमार प्रकट होकर बोला, राजकुमार, यदि तुम मुझे निरपराध समझते हो और चाहते हो कि मैं फिर से जीवित हो जाऊं तो अपने दोनों पुत्रों का बलिदान मेरे सामने कर दो। राजकुमार मंत्री कुमार के बात सुनते ही राजकुमारी के पास गया, बोला, मंत्री कुमार आज स्वयं प्रकट होकर कहता है कि यदि तुम मुझे निरपराध समझते हो और चाहते हो कि मैं फिर से जीवित हो जाऊं तो अपने दोनों पुत्रों का मेरे सामने बलिदान कर दो। तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी ने कहा, मंत्री कुमार ने मेरे और तुम्हारे दोनों के प्राण बचाए हैं, इसलिए उनके प्राण के लिए हम अपने प्राणों से प्यारे दोनों पुत्रों को अर्पित कर देंगे। उसी समय राजकुमार और राजकुमारी ने अपने दोनों पुत्रों का मंत्री कुमार के पत्थर शरीर के सम्मुख बलिदान कर दिया।
मंत्री कुमार पुनर्जीवित हो गया। उसने राजकुमार और राजकुमारी को धन धन्य कहा और हाथ फेर कर उनके दोनों पुत्रों को जीवित कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी अपने बीच मंत्री कुमार को फिर से जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सारे राज्य में मंत्री कुमार की प्रशंसा होने लगी।